तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के सामने हूं एक नई क्लास के साथ। इस क्लास में आज हम लोग एनसीएफ 2005 के कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हमने एनसीएफ 2005 के पूरे हमने चैप्टर कवर किया था, और अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल पे जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। तो पहला क्वेश्चन आज एनसीएफ से हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। सीटेट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये पूछ रहा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब मैं आप लोगों को बता दूं, सीटेट में नहीं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, नहीं से रिलेटेड होते हैं, और यही क्वेश्चन हमारे सबसे ज्यादा गलत होते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में ये नहीं देख पाते कि नहीं पूछ रहा है आंसर हमारा। तो इसलिए आप लोग क्या करना, जब भी आप लोग एग्जाम में बैठे, जब भी आप पेपर सॉल्व करने बैठे, नहीं अगर पूछ रहा है तो नहीं को पहले हाईलाइट कर दे कि हमें आंसर क्या देना है, नहीं वाला हमें आंसर देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना। अगला देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करना, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कमेंट करके बताइए जरा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। आपका आंसर नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है, इसलिए आंसर नंबर हमारा सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। हम बच्चे को उच्चतर या अमूर्त तैयारी नहीं कराएंगे, क्योंकि देखिए इसमें सही, इनके बाकी ऑप्शनों को देखिए। ये पूछ रहा है गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आपको बताया कि जिंदगी के अनुभवों से रिलेटेड होते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो ये आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, ये भी आंसर सही है हमारा। तर्क संगत और विचारों के साथ प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी आंसर सही हो जाएगा। इसलिए नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। शिक्षक की जो भूमिका होगी एनसीएफ 2005 के अनुसार वो कैसी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट 2017 में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन क्या है, सत्तावादी होनी चाहिए, अधिनायकी होनी चाहिए, अनुमति परक होनी चाहिए, और सुविधा दाता होनी चाहिए। तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा डी, क्योंकि ये पूछ रहा है कैसी भूमिका होनी चाहिए, शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, सुविधादाता। इसका जो सुविधा प्रदाता भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सुविधा प्रदाता, सुविधा प्रदाता। और एक शब्द यूज होता है इसके लिए, सुगम करता, सुगम करता। तो ये ऐसे शब्द आते हैं कि शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, सुविधा प्रदाता, सुगम करता या सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 से पारस करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित को शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। शिक्षा का केंद्र, कौन सा गणित शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ये भी सीटेट 2015 में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उच्चतर गणित के लिए तैयारी, बी नंबर कह रहा है गणित के अमूर्त विचार जानना, कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी के दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करता है, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों अर्जित करने में सहायता करता है। इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, तो जैसा कि मैंने ये हाईलाइट कर दिया, दैनिक जिंदगी से जोड़ने, यही ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा। ये पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, दैनिक जीवन से रिलेटेड,
बच्चे की जो शिक्षा होनी चाहिए वो कैसे रिलेटेड होनी चाहिए, दैनिक जीवन से रिलेटेड होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा कह रहा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करता। देखिए यहाँ फिर एक नहीं से क्वेश्चन आया है, नहीं करता है, तो नहीं को हम हाईलाइट कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है सीटेट 2015 में। ए ऑप्शन हमारा कह रहा है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना चाहिए, बच्चों को अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना चाहिए। बी नंबर कह रहा है हस्तपरक क्रियाकलाप। सी नंबर कह रहा है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना चाहिए, विषयानुसार उपागम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जरा बताइए, जरा कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा सी। कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, इसमें नहीं पूछ रहा है, सॉरी कैसी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। छोटा बच्चा है, क्या समझेगा तकनीकी वो शब्दावली, क्या समझेगा। इसलिए बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, अनुभव और संदर्भों से जोड़ना। हस्त क्रियाकलाप आप हाथ से उससे कार्य करवाएंगे, वो जल्दी समझेगा। और विषयानुसार उपागम, विषय के अनुसार होनी चाहिए, इसलिए तो इसका नहीं पूछ रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के सामने, जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि डैश डैश वह पर केंद्रित है। ये भी सीटेट 2014 में पूछा जा चुका है। बताइए, अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है जरा बताएं। शिक्षक द्वारा, ए नंबर कह रहा है शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। दूसरे बी नंबर कह रहा है परिभाषा और सूत्रों को याद करना, नियमित गृह कार्य। तीसरा कह रहा है नियमित गृह कार्य जमा करना, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी। बताइए ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे, साफ साफ आंसर दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका हमारा डी। कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि कई बार मैंने आपको एनसीएफ 2005 के जब मैंने क्लास कराई थी, आपको बताया था कि बालक की जो एनसीएफ हमारा कहता है बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, गतिविधियों में शामिल करते हुए बच्चों को, शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। सभी बच्चे एकदम से सक्रिय तरीके से भागीदारी करें और गतिविधियों के माध्यम से आप सिखाएंगे, इसलिए जल्दी सीख जाएंगे। इसलिए वह किस पर शिक्षा जो है वो किस पर सीखना, अधिगम या शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हमारी गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षा बच्चे को सिखाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उपागम उद्देश्य होना चाहिए। ये आया है हमारा सीटेट 2014 में, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। आगे देखते हैं क्या है उद्देश्य, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब क्वेश्चन सॉल्व करिए तो उसमें ये चीज पढ़ते समय उसको ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऑप्शन हमारा प्राइमरी में नहीं वैलिड होता, लेकिन उच्च प्राइमरी में जब पूछता है तो वो ऑप्शन हमारा सही होता है। इसलिए कुछ चीजें थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइमरी और जूनियर में, लेकिन कुछ जगहों पर थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि उच्च प्राथमिक के बच्चे थोड़ा सा बड़े होते हैं और 1 तक के 5 तक के बच्चे थोड़ा छोटे होते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के आप ऑप्शन को पढ़ें। और यहाँ ये जरूर देख लें कि प्राथमिक विद्यालय का पूछ रहा है या उच्च प्राथमिक को लेके पूछ रहा है। इसलिए यहाँ पर जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है प्राथमिक विद्यालय को लेके। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है स्वतंत्र, क्या आ गया, हाँ, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना,
स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। बी नंबर है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं के आधारभूत समझ का विकास करना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को याद करना, कक्षा कक्ष अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा कौन सा ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाए। ये भी गलत हो जाएगा हमारा। और ये कह रहा है आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ को विकास करना, ये भी गलत हो जाएगा। विषय के आधार पर आधारभूत सिद्धांतों को याद करना, ये याद करना जहां आ जाए ये तो रटवाना ही नहीं है, याद नहीं करवाना, समझाना है, बच्चे को सिखाना है। इसलिए ये कह रहा है बाहरी जीवन से जोड़ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, क्या कह रहा है? एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया है? एनसीएफ 2005 ने किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया? कौन सा शिक्षण सूत्र है जिसका अधिकतम प्रयोग करने का सुझाव देता है एनसीएफ 2005? तो क्वेश्चन आंसर पढ़िए जरा, क्या कह रहा है? ए नंबर कह रहा है अज्ञात से ज्ञात की ओर, और बी नंबर कह रहा है अमूर्त से मूर्त की ओर, सी नंबर कह रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, एवं मूर्त से अमूर्त की ओर, या ऑप्शन नंबर सही सभी, ये कह रहा है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सही। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बताइए जरा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसी होनी चाहिए? ज्ञात से अज्ञात की ओर होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा? सी इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। एक चीज और देख लीजिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर होनी चाहिए और मूर्त से अमूर्त की होनी चाहिए, और जैसे कि आप लोगों को बताया सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। तो इसके काफी सूत्र हैं, एक क्लास हम करेंगे जिसमें से इसके सूत्रों को हम एक तरफ से मैं आपको नोट करवा दूंगी कि कैसी कौन कौन से सूत्र हैं। तो अभी तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। गुणवत्ता आयाम के शीर्षक के अंतर्गत किसे महत्व दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षकों को, बालकों के ज्ञान संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, बालकों के लिए संरक्षित अनुभवों एवं पाठ्यक्रम सुधार को, भौतिक संसाधनों को। किसको दिया गया है देख लेते हैं, किसको दिया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकों के लिए संरक्षित अनुभव, बालकों के अनुभवों को, पाठ्यक्रम सुधार को दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, और भौतिक संसाधनों भी ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा? सी ऑप्शन नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के उद्धरण में निम्न में से किससे हुआ है? देखिए जरा, पहला नंबर सभ्यता और प्रगति से, गीतांजलि से, गोदान से, विज्ञान एवं तकनीकी से। डी नंबर है विज्ञान एवं तकनीकी से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सही होगा हमारा ए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर सही हो जाएगा। जरा कमेंट, ये हमने बताया भी है इसको, सभ्यता और प्रगति नामक निबंध है जिसमें से इसका एनसीएफ 2005 का पूरा विवरण दस्तावेज पूरा उसमें बताया गया है सभ्यता और प्रगति में। तो कमेंट करके बताइएगा सभ्यता और प्रगति जो निबंध है वो किसका लिखा हुआ है। ये हमने पिछली क्लास में आपको बताया भी है, इसलिए कमेंट करके सब लोग इसका आंसर दीजिएगा कि ये किसका लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 10। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? किस भाषा में दी जानी चाहिए? अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? उनकी मातृभाषा में,
अंग्रेजी भाषा में, या तीसरा ऑप्शन कह रहा, ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है हिंदी में, उपरोक्त में से सभी में से किस भाषा में होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी मातृभाषा में। मैंने आपको बताया है कि बच्चे की शिक्षा अगर मातृभाषा में है तो बहुत ही अच्छा है, अगर बच्चे की शिक्षा हमेशा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। इसलिए मातृभाषा में हम शिक्षा देते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, इसलिए उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। ये बी भी गलत हो जाएगा, अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिए। सी भी गलत हो जाएगा, हिंदी में भी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कोई बच्चा बांग्ला का हो और मराठी हो, केरला से हो तो ये शिक्षा नहीं होनी चाहिए, इसलिए हिंदी उसको आती ही ना हो फिर, तो इसलिए ये शिक्षा हिंदी में नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त में से सभी तो नहीं हो सकता, इसलिए उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। ये सत्य पूछ रहा है, कौन सा सत्य कथन है, मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में कौन सा सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। बी नंबर देख लेते हैं, आगे भी देख लेते हैं, बी नंबर क्या कह रहा है, अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। सी नंबर कह रहा है स्कूलों में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। डी नंबर कह रहा है ऐसी अधिभावी पहचान की ओर अवहेलना करना चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हैं। कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बताइए जरा, साफ साफ आंसर दिख रहा है, आंसर नंबर कौन सा सही है। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप लोग इसकी पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स की एक वीडियो मैं बनाऊंगी तो उसमें से आप देखिएगा कि उसको जब आप उसको देखेंगे ना तो उसमें पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वर्ड दिए हैं, उनमें से क्या होगा कि आपको ये करने में आसानी होगी, सीटेट का पेपर करने में आसानी होगी, क्योंकि सीटेट का पेपर बहुत ही बड़ा आता है। कैसा आता है, सीटेट का पेपर बहुत बड़ा आता है, टाइम की कमी हो जाती है, ऑप्शन बहुत बड़े होते हैं, तो हमें पढ़ने में और उन्हें समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि कौन सा पॉजिटिव वर्ड है, कौन सा नेगेटिव वर्ड माने जाते हैं सीटेट में, तो उसकी एक वीडियो हो जाएगी। तो वो एक तरह से आपके लिए पेपर सॉल्व करने की ट्रिक होगी कि 99% उसमें से क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे और जल्दी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बताइए, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। स्कूल में प्राप्त ज्ञान को किससे जोड़ना है, बाहरी जीवन से। किससे जोड़ना है, बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, इसलिए ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत होगा और डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षार्थियों को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। ए नंबर कह रहा है अभिरुचियों के अनुरूप, आर्थिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप, शारीरिक स्तर के अनुरूप। कैसा होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका आर्थिक स्तर नहीं, गलत है, निगेटिव माना जाता है। सामाजिक स्तर के रूप में ये भी गलत है, शारीरिक स्तर के रूप में ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए बच्चे की वो कैसी होनी चाहिए, अभिरुचियों के अनुसार होनी चाहिए। बच्चे की जिस चीज़ पे रुचि है हम उसको उस चीज़ से रिलेटेड उसको शिक्षा देंगे, वो अच्छा समझ पाएगा। और एनसीएफ 2005 कहता है भी है कि बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि बालक की जिस चीज़ पे रुचि है उसको उसी हिसाब से सिखाया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा के में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए जरा बताइए, शिक्षक की भूमिका एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की जो भूमिका होगी वो कैसी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है एक आदेशक के रूप में होनी चाहिए, एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए, एक नेता के रूप में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एक नेता के रूप में होनी चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। जरा बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी,
उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए, बच्चे को प्रेरणा देने के रूप में होनी चाहिए, ठीक है, ना कि नेता के रूप में होनी चाहिए। आए, खड़े हुए, नेताजी जैसे भाषण दिया, चले गए, है ना। तो आदेशक भी नहीं होनी चाहिए, आदेश नहीं देना बच्चों को, नेता के रूप में भी नहीं होनी चाहिए। ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? बताइए जरा, कौन सा सत्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है, इसलिए नहीं को पहले हाईलाइट कर दिया। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं। सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? जैसे ये कह रहा है सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ये कुछ तरह से कुछ हद तक ठीक लग रहा है मुझे। आगे देखते हैं, ये नहीं पूछ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, इसलिए यहाँ नहीं लगाएंगे इसको ऑप्शन, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। बच्चे के स्वभाव में सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, बिल्कुल प्रेरित रहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा सही है। सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, ये ऑप्शन नंबर हमारा गलत लग रहा है, क्योंकि सभी बच्चे एक तरह से नहीं सीख सकते, सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं अपनी अपनी सीखने की। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से सीखता है, इसलिए मुझे ये ऑप्शन नंबर गलत लग रहा है। मुझे लग रहा है कि नहीं पूछ रहा, तो यही ऑप्शन नंबर सही होगा। अगला क्या कह रहा है? स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह से सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। सही बात है, दोनों जगह चलती है, स्कूल के अंदर भी सीखते हैं और स्कूल के बाहर भी सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, इसलिए क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है? 15। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ विचार कब आया? शिक्षा बिना बोझ विचार कब आया? अच्छा, ये भी बताइए जरा, ये भी बताइएगा कि शिक्षा बिना बोझ किसने वो किया है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया है और इन्होंने किसने इसको दिया है शिक्षा बिना बोझ? तो मैं आप लोगों को बता दूं, शिक्षा बिना बोझ यशपाल। किसने? प्रोफेसर यशपाल। किसने दिया है? प्रोफेसर यशपाल ने बताया है। ये कब सही है? 1998 ईस्वी में, बी नंबर 1993 ईस्वी में, सी नंबर 1987 ईस्वी में, डी नंबर कह रहा है 1947 ईस्वी में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। ये गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी। यशपाल जी ने शिक्षा बिना बोझ कब दिया? 1993 में। कब दिया? 1993 में यशपाल जी के द्वारा दिया गया। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये तो रहे एनसीएफ 2005 के 15 क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आपको बताना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। तो सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, ठीक है। आगे मिलते हैं आपको नई क्लास के साथ।